तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाला है अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं बात करूँ इसके वेटेज के बारे में ना, देखो प्री में इसका वेटेज की अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन में से देखने को मिल जाएंगे, जो कि अच्छा खासा वेटेज है ना। 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब पता है, 4 से 6 नंबर, जो कि बहुत ही अच्छा खासा नंबर है ना। और ऐसे ही मेंस में भी इसका वेटेज है। मेंस में भी आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको 30 क्वेश्चन में से देखने को मिल जाते हैं। तो हम इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि 2 से 3 है, अच्छा खासा वेटेज है और इसमें टाइप भी बहुत सारे हैं। लेकिन सभी को मैं बिल्कुल ईजी तरीके से कवर करने वाला हूँ इस सीरीज़ में, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए है ना, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पे जाके जो टेलीग्राम चैनल है अपना भोलू मैथ, आप उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इस जितने भी आप क्लासेस होने वाले उन सभी की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी अपलोडेड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखो, हमारा चैप्टर का नाम है, अपने चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ना, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। 2 वर्ड कौन कौन से, एक तो अपना है मेट्री और एक है अपना ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल बेसिक से ले चलूँगा, एकदम जीरो से उठाऊंगा और एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। इसलिए बिल्कुल चैप्टर के नाम से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक से। तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, कॉपी पेन रख लो सामने, है ना। पॉपकॉर्न नहीं रखना है, कॉपी और पेन रखना है, और फिर उस पर अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बिल्कुल ईजी तरीके से भी समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिग्नो, ट्रिग्नो मतलब क्या होता है अपना ट्राइंगल, और मेट्री क्या मतलब होता है, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। जियोमेट्री भी तो पढ़ते हो, जियोमेट्री में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ही तो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है तो मतलब ट्राइंगल का मेजरमेंट करने वाले हैं। अब ट्राइंगल का मेजरमेंट कैसे, एंगल्स के साथ खेलने वाले हैं, साइड्स के साथ खेलने वाले हैं। साइड्स कैसे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वगैरह होंगे ना, तो उसमें साइड का ही रेशो दिया रहता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हालांकि बहुत ही बेसिक चीज़ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट वगैरह, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये क्लास 9 में स्टार्ट हो जाता है। इवन पाइथागोरस थ्योरम तो क्लास 8 में ही स्टार्ट हो जाता है। क्लास 9 में हम थोड़ा सा और एडवांस पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पूरा एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा जीरो से एडवांस तक पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ट्राइंगल का मेजरमेंट कैसे, मतलब देखो, जो ट्राइंगल होते हैं ना, उसके कई तरह के टाइप्स होते हैं। कुछ तो साइड के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, जैसे हमारा इक्विलेटरल एंगल ट्राइंगल होता है एक, जिसका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। ऐसे ही अपना आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है। और ऐसे ही अपना स्केलन ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं, मतलब बराबर नहीं होती हैं। और ऐसे ही हमने एंगल के बेसिस पे भी ट्राइंगल को डिफाइन कर रखा है। ट्राइंगल को कैसे डिफाइन कर रखा है, जैसे एक एंगल, एक अपना ट्राइंगल है जिसकी तीनों एंगल जो होगी वो 90 डिग्री से छोटी होंगी, है ना। मतलब सपोज एक 60 का ले लिया, एक मैंने 50 का ले लिया, एक 70 का ले लिया पड़ेगा। 70 का क्यों, देखो इसको 80 का ले लो, एक 80 का, एक 30 का, एक 70 का। पता है क्यों, क्योंकि जो भी हमारा ट्राइंगल होता है ना, उसमें तीनों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 के बराबर होगा। इसको तो आप एकदम कंठस्थ कर लो, मतलब तीनों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा हमेशा 180 के बराबर होगा। तो एक्यूट एंगल में क्या होता है कि उसके जो तीनों एंगल है उन सभी का जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्रीज कम होगा, है ना। ऐसे ही तो एक ऐसी ट्रायंगल होता है अपना, एक ऐसी ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल अपना 90 डिग्री के बराबर होगा, और जो बाकी जो 2 बच गए वो अब उन दोनों का सम, जैसे अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूँ, इसको अल्फा, तो उन दोनों का सम थीटा प्लस में अल्फा की वैल्यू अपने 90 डिग्री होगी। तो ये ही अपना जो ट्रायंगल है वो अपना राइट एंगल ट्रायंगल है। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम फुल अपना फोकस करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो पूरा टिका हुआ है अपने राइट एंगल ट्रायंगल में। तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको ब्रीफ में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है जो हमें काम आने वाला है इस चैप्टर में। बाकी जो साइड ट्रायंगल है उन सभी को फेंक दो, ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो, ये एक ट्रायंगल क्या होता है, जिस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा। जैसे मैं पहले अगर इसकी नेमिंग कर दूं ABC, तो एक एंगल मेरा 90 के बराबर होगा, और जो बाकी 2 बच गए, सपोज अगर मैं इसको थीटा और अल्फा ले लेता हूँ, एक को मैंने यहाँ पे ले लिया थीटा और एक को मैं अगर ले लेता हूँ अल्फ़ा, तो यहाँ पे थीटा प्लस में अल्फ़ा की वैल्यू अपनी 90 डिग्री होगी। ये मैं बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं, 3 ही तो एंगल होते हैं, उन तीनों का सम हमेशा 180 के बराबर होगा। अब एक मेरा 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, तभी तो 180 होगा। तो अल्फ़ा प्लस में थीटा जो होगा हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो तीनों साइड्स हैं ना, इनके बीच में हम इनका कुछ नाम है जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। अब ये जो 90 वाला है ना, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा एंगल है अपना राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसके जो सामने वाली साइड होगी ना, उसका नाम हमने रखा है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। उसका नाम हमने क्या रखा है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और ये जो अपना थीटा है,
ये जो अपना अल्फ़ा है, अल्फ़ा के सामने वाला जो साइड होगा वो अपना कहलाता है परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब जो भी एंगल इस 90 डिग्री को छोड़ के वो जो भी एंगल्स होंगे उसके जो सामने वाला होगा वो अपना परपेंडिकुलर कहलाएगा। जैसे इस अल्फ़ा के लिए ये परपेंडिकुलर है तो इस थीटा के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है। इस अल्फ़ा के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है तो इस थीटा के लिए अपना ये वाला साइड परपेंडिकुलर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। जब अल्फ़ा के लिए ये वाला साइड अपना परपेंडिकुलर है तो ये वाला साइड अपना बेस होगा, और थीटा के लिए जब ये वाला परपेंडिकुलर है तो ये वाला बेस होगा। मतलब कहने को मिला के कुछ ये है, जैसे गलत बन गया, जैसे ये अपना क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये अपना 90 डिग्री है और ये सपोज अपना थीटा है, ये सपोज अपना क्या है, अल्फ़ा है। तो इसके सामने ये वाला जो साइड है ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और ये अपना क्या है, ये अपना अल्फ़ा है तो इसके सामने वाला साइड अपना ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाला फिर बेस होगा। और ये तो सभी ट्रायंगल के लिए, मतलब जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल होंगे उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी जो 90 डिग्री के सामने होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। मतलब कहने को मिला के ये है कि जो परपेंडिकुलर बेस वो चेंज होते रहते हैं एंगल के हिसाब से, लेकिन हाइपोटेन्यूस मेरा सभी राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो 90 डिग्री के सामने होता है जो हाइपोटेन्यूस होता है। अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बताने के लिए हमारे पाइथागोरस साहब आए और उन्होंने अपने नाम से एक थ्योरम बना दी जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस जो थ्योरम है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और सबसे फेमस थ्योरम यही है, क्योंकि पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, देखो पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ना उसकी नींव है ये पाइथागोरस थ्योरम। जितने भी हम अभी थ्योरम्स पे फॉर्मूला करने वाले हैं ना वो उन सभी का जो जन्म होगा ना इसी थ्योरम से होने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या, ये एक्चुअली रिलेशन बताता है हमारे हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। क्या रिलेशन बताता है ये, कि जो अपना हाइपोटेन्यूस है जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। अब कैसे, है ना, देखो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, सपोज मैंने एक अपना राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। ये अपना क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये तो अपना हाइपोटेन्यूस होगा, ये अपना परपेंडिकुलर होगा। अगर ये थीटा है, थीटा के लिए ये अपना परपेंडिकुलर होगा और ये अपना क्या होगा, बेस होगा। अब मैं आपको कुछ वैल्यूज़ देता हूँ, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपको दे दिया परपेंडिकुलर दे दिया, अगर मैंने आपको 4 और बेस मैंने आपको दे दिया 3, तो आपको बताना हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे रख दो, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 4, है ना, परपेंडिकुलर कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस कितना है अपना 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 9 25। और जब यहाँ से अपना स्क्वायर जब इधर की तरफ आएगा तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू एच। मतलब एच मतलब हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, तो अपनी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अपने पाइथागोरस थ्योरम से अगर हमें परपेंडिकुलर, बेस मतलब 2 देगा और एक पूछ लेगा इस तरीके से। हालांकि इतना बेसिक क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं एक और सवाल दूँ आपको, आप इसका बताना। जैसे ये अपना क्या है, ट्रायंगल है ना, और अगर मैंने इसका हाइपोटेन्यूस दे दिया 13 और बेस दे दिया मैंने इसका 12, तो आप बताओ उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, अभी मैंने बताया। अब इसी थ्योरम को अप्लाई करके हम अपना परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। देखो हाइपोटेन्यूस दे रखा है मुझे 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है 12, 12 परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है, प्लस में बेस मुझे दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अभी जब 144 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो आएगा वो 169 माइनस 144 आएगा। अब कितना आएगा 25, है ना, और इधर आ जाएगा अंडर रूट। जब परपेंडिकुलर में से मेरा जो स्क्वायर है इधर आएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, पी की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब देखो ये एक तरीके से ये जो है ना 12 5 13 ये एक तरीके से सेट होते हैं, है ना, ये एक तरीके से क्या होते हैं, सेट होते हैं। जैसे ये 4 है 3 है 5 है ना, तो ये आपस में ये ऐसे सेट होते हैं ना, जो 3 नंबर्स होते हैं आपस में सेट होते हैं, जो कि पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम इसको हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर की जगह मतलब इन तीनों वैल्यूज़ को इस तरीके से रखें तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। तो जब ऐसे 3 का सेट जो होते हैं ना उनको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलने लगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब वो ट्रिपलेट आपको मैं तो बोलूँगा याद कर लो, क्योंकि वो ट्रिपलेट्स जब आप निकालने बैठोगे, देखो 3
4 5, ये मैं अभी आपको एग्जांपल बताया हूँ, है ना। अभी एक और एग्जांपल मैंने बताया 5 12 13, ये तो बहुत ही ईजी ईजी है ना। तो जितने भी अपने ईजी वाले ट्रिपलेट है ना, देखो इन ट्रिपलेट्स का खेल है अपने पूरे चैप्टर में, है ना। तो इन सभी ट्रिपलेट्स का यूज़ होने वाला है, तो मैं या तो आपको 10 12 लिखवा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट कॉमन है। मतलब 90% सवाल आपको इन ट्रिपलेट से देखने को मिल जाएंगे। मतलब अगर आप इन ट्रिपलेट को अच्छे से याद कर लेते हो, याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप केवल मैं अभी यहाँ पे लिखवाऊंगा 12 के 12, आप उनको अपने नोट्स में इंक्लूड करना, ठीक है। और 3 4 दिन उसको लगाते रह देखना। हालांकि हम इस चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन करने वाले हैं ना कि उन सभी ट्रिग्नोमेट्री जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उन सभी का यूज़ कर इतना बार कर लेंगे यूज़ कि वो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो मैं उन सभी ट्रिपलेट्स को एक बार लिखवा दे रहा हूँ। जो हमारा पहला ट्रिपलेट है 3 4 5, 5 12 13, है ना। ऐसे ही एक 6 से नहीं होता, 7 से होता है, 7 24 25, फिर 8 8 15 17, फिर 9 से होता है अपना 9 40 41, ठीक है। फिर अपना 11 से होता है 11 60 61, फिर 12 से होता है 12 35 37, फिर 13 से भी होता है 13 84 85, फिर अपना 16 से होता है 16 63 65, फिर 18 19 नहीं 20 से 20 21 29, ठीक है। और 20 से एक और होता है 20 99 101, और अपना एक 28 से होता है 28 45 53, ठीक है। आप इतने ही याद कर लो, कितने हो गए 3 3 6 3 9 3 12। तो ये 12 कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन भी है। आप ये जितने भी ट्रिपलेट्स अपने कॉपी में लिख लो, इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, आप बस केवल इनको याद कर लो, आपके जो 90% सवाल हैं ट्रिपलेट्स है वो हो जाएंगे। अब एग्जामिनर कुछ ऊट पटांग भी देता है तो वहाँ से हम थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन ऑब्जर्वेशन ये सब करके पहचानेंगे कि आखिर ये ट्रिपलेट है कि नहीं। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि आपने 3 4 5 लिखवाया लेकिन आपने 6 8 10 नहीं लिखवाया, क्यों नहीं लिखवाया। देखो एक्चुअली ये जितने भी अपने ट्रिपलेट्स यहाँ पे दे रखे हैं ना, वो ये सभी जितने भी अपने ट्रिपलेट्स हैं ये सभी एक्चुअली एक नंबर नहीं है, ये आपस में रेशो है। ये आपस में 3 4 5 क्या है, रेशो है। जो भी हमारा ये जो साइड दे रखा है ना, जैसे ये 3 होगा 4 होगा 5 होगा। एक बात और ध्यान रख लो, जो भी ये ट्रिपलेट्स हैं इन सभी में जो सबसे बड़ी वाली साइड से होगी ना, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो हमेशा अपने हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा। ये जितने भी अपने बड़े वाले नंबर हैं, ये 37 हो गया 61 हो गया 29 हो गया 101 हो गया, ये 53 हो गया, या फिर यहाँ पे 65, ये जितने भी बड़े बड़े वाले नंबर है ना ये सभी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू होंगे अपने, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 4 5 है तो 3 4 5 क्या है, आपस में रेशो है। अगर मैं इन तीनों नंबर की 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी वो 3 4 5 का ही ट्रिपलेट है, बस वो मल्टीप्लाई कर करके अलग हो गया। जैसे यहाँ 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आएगा, 4 की 2 से किया 8 आया, 5 की 2 से किया मैंने 10 आया। देखो 6 8 10 मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रिपलेट। तो ये जितने भी अपने ये सारे ट्रिपलेट्स है ना, ये सब ये क्या है, एक तरीके से रेशो है। अगर मैं इनकी एक सेम नंबर से तीनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो भी मेरा ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। जैसे अपना एक है अपना एक ट्रिपलेट 11 60 61 जो कि मैंने लिखवाया दूसरी लाइन में पहला। तो अगर मैं इन सभी की 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, 33 180 और 183। तो ये भी आपस में क्या है, ट्रिपलेट है। आप कैसे पहचानेंगे कि देखो ये तो जितने 12 है ट्रिपलेट ये तो अपने रेशो है, ये तो हम याद कर लेंगे, ये तो हम मतलब धीरे धीरे हमारे माइंड में बैठ जाएगा। लेकिन जब इस तरीके से ऊटपटांग ट्रिपलेट आ जाए तो हम कैसे पहचानें कि वो रेशो है, मतलब वो उन्हीं 12 में से है। तो देखो आप उसमें कॉमन ढूंढो, क्या वो किसी एक नंबर से कट रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे काटूँ तो तीनों मेरा 3 से कट रहा है, जब मैं इसको काटूंगा तो जब मैं इसको 3 से काटूंगा तो आ जाएगा, जब मैं इसको 3 से काटूंगा तो 11 बार में, ये कितने बार में जाएगा 60 बार में, और ये कितने बार में जाएगा 61 बार में। तो देखो 11 60 61 का ट्रिपलेट है, उसी का बस मल्टीप्लाई करके दे रखा था 3 से, है ना। तो आप जब भी इस तरीके से उठपटांग, अब जैसे मैं एक और आपको देता हूँ 27 120 और 123, बताओ ये है ट्रिपलेट कि नहीं। अब देखो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है, 3 से डिवाइड हो रहे हैं तीनों। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ 9, इसको 3 से डिवाइड करता हूँ 40, और इसको 3 से डिवाइड करता हूँ कितना आएगा 41, और 9 40 41 मेरा एक ट्रिपलेट होता है। तो केवल आप उन 10 12 ट्रिपलेट को याद करो। देखो यहाँ पे 9 40 41 मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 9 40 41 है कि नहीं। तो केवल आप इन्हीं ट्रिपलेट्स को याद करो, आपका जितना भी काम है वो इजीली बन जाएगा। हालांकि कुछ ही ट्रिपलेट्स होते हैं जो कि अलग होते हैं, उनको हम अपने सवाल में भी देखेंगे कि ऐसे ट्रिपलेट्स कैसे डील की जाए, ठीक है। तो
आई होप आपको ये समझ में आओगा कि जो भी हमारी ये रेशो है, जितने भी अपने ट्रिपलेट है, अगर हम उसके सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारा ट्रिपलेट फॉर्म करता है। जैसे देखो, केवल एक कांस्टेंट नंबर, एक इंटीजर से ही नहीं, जैसे अगर हमारा एक ट्रिपलेट है 12, 35 और 37 है, अगर मैं इन तीनों नंबर की √3 से मल्टीप्लाई करूँ ना, तो वो भी हमारा एक ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पे 12√3, 35√3 और अपना क्या है 37√3। अब देखो तीनों नंबर जो है ना, इनका रेशो अगर मैं बात करूँ तो वो 12, 35, 37 ही होगा, जो कि अपने आप में एक ट्रिपलेट है। बस तीनों नंबर की √3 से मल्टीप्लाई करके एग्जामिनर ने एक्चुअली हमें कन्फ्यूज़ करने की बात करी है ना, कन्फ्यूज़ करने का काम किया है। लेकिन हम भी होशियार हैं, हमने भी अपना जब दिमाग चलाया तो देखो तीनों का रेशो कितना है, 12, 35, 37, जो कि अपने आप में क्या है, एक ट्रिपलेट है। तो हमने वहीं से पता लगा लिया कि अगर जैसे सवाल में इस तरीके से दे दिया है ना, जैसे सवाल में इस तरीके से दे दिया, रूट देख के बच्चे डर जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे दे दिया 12√3 और यहाँ पे दे दिया अपना 37√3, तो आप बताओ यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या होगी। अगर ये अपना थीटा है तो थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा तो बेस होगा। तो बताओ, देखो 12 और 37 की शक्ल देख के मुझे याद आ गया 35, क्योंकि 12, 35, 37 इसी तरीके से, ऐसे नहीं कि आपको केवल 12, 35 और 37 याद रखना, नहीं, आपको केवल अगर 35 और 37 भी दे दिया ना, तो आप वहाँ पे ट्रिपलेट का थोड़ा अंदाजा लगा लो कि वहाँ पे 12 भी हो सकता है। 12, 35, 37 अगर ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है तो 12, 35, 37 का भी ट्रिपलेट वहाँ पे फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो दो नंबर आपको दिख जाए उनमें से, मतलब जो भी अपने अपने ट्रिपलेट याद किया है, जिसमें से 3 नंबर होते हैं ना हर सेट में, तो अगर उसमें से 2 नंबर दिख जाए तो आपको देखते तुरंत पता लग जाए जी हाँ, यहाँ पर एक नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे 12 दे रखा है और यहाँ पे 37 दे रखा है, तो 12, 35, 37 का मैं एक ट्रिपलेट जानता हूँ, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू 35√3 भी हो सकती है, क्योंकि √3 सबसे मल्टीप्लाई कर रखी है, तो यहाँ पर भी 35√3 है ना, तो 35 भी हो सकता है यहाँ पे, और जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे बेस क्या होगा अपना 35√3। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप उसका बताना, ठीक है। ये है अपना परपेंडिकुलर 60 दे रखा है, ठीक है, और ये अपना दे रखा है 185। तो आप यहाँ पे बताओ यहाँ पे बेस क्या होगा। अब कैसे बताओगे, मैंने आपको बताया कि जब भी 2 नंबर दिख जाए तो आप वहाँ पे तीसरा नंबर तुरंत आपको पता लग जाना चाहिए। अब कैसे पता लगेगा, देखो ये तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इनको मैं फर्दर काट सकता हूँ। इसको मैं अगर 5 से काटूंगा 12, और इसको मैं अगर 5 से काटूंगा तो 37 है। तो 12, 37 और 35 का एक ट्रिपलेट होता है, मतलब ये 5 के मल्टीपल है। जो 12, 35, 37 यहाँ पे ट्रिपलेट दी गई है, वो 5, 5 की मल्टीप्लाई करके दी गई है तीनों में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 12, 37, तो यहाँ पे 35 है, और 35 का 5 गुना आएगा यहाँ पे, जो कि कितना होगा 175। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कौन सा ट्रिपलेट क्वेश्चन में दे रखा था, 60, 175 और अपना 185। और वो असल में कौन सा ट्रिपलेट था अपना 12, 35, 37, जो कि रेशो है, जो कि अपना क्या था 12, 35, 37। अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। देखो जब भी कोई इस तरीके की चीज़ें होती है ना, जो कि बार बार रिपीट होती है, तो हम उसका एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं। जैसे अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में होता है 4x² प्लस में 3x प्लस में 4, इस तरीके से होता है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने इसका एक जनरल फॉर्म बना लिया था, क्या बना लिया था, ax² प्लस में bx प्लस में c, जहाँ पर अपना x की वैल्यू, मतलब a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, मतलब a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, तो अपना क्या कहलाएगा, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। इस तरीके से जनरल फॉर्म। अब यहाँ पर भी ट्रिपलेट है, वो बार बार यूज़ होंगे, तो हमने उसका भी एक जनरल फॉर्म बना रखा है। वो जनरल फॉर्म क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जनरल फॉर्म अपने ट्रिपलेट का, अब जो ट्रिपलेट होता है वो होते किसके हैं, वो अपने राइट एंगल ट्राइंगल के होते हैं। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, और ये अपना कितना है 90 डिग्री होगा, तो इसके जो सामने वाली साइड होगी वो अपना हाइपोटेन्यूस है। अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा के लिए ये अपना परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, अपना बेस होगा। अब ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर है, बेस है। अब यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या है, अगर मैंने 2 नंबर ले लिया सपोज ए और बी, ठीक है, तो मेरा जो परपेंडिकुलर होगा या फिर बेस होगा, पहले आप हाइपोटेन्यूस की बात देखो, जो मेरा हाइपोटेन्यूस होगा ना, वो हमेशा a² प्लस में b² के फॉर्म में होगा। अब बेस जो होगा ना, वो मेरा 2ab के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर a² माइनस b² के फॉर्म में, और वहीं पे परपेंडिकुलर भी मेरा a² माइनस b² के भी फॉर्म में हो सकता है, या फिर 2ab के फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब मैंने आपको बताया ना, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो सकते हैं। जैसे थीटा के लिए जैसे थीटा के लिए ये वाला मेरा परपेंडिकुलर है, और अल्फा के लिए मेरा ये वाला परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए ये a² माइनस b² हो सकता है, इसके लिए ये 2ab हो सकता है। मतलब जो ये a² माइनस b² 2ab आपस में चेंज
चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो हाइपोटीनियस है ना वो हमेशा मेरा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के फॉर्म में ही दिया रहेगा। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मेरा यहाँ पे एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। मेरा यहाँ पे हाइपोटीनियस कितना दे रखा है, 9x² प्लस में 1 दे रखा है, ठीक है। तो और मेरा यहाँ पे बेस दे रखा है 6x दे रखा है। तो आप बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे बता सकते हो, मैंने अभी आपको बताया कि जो हाइपोटीनियस होगा वो हमेशा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा। यहाँ पे ए का स्क्वायर करके मतलब कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करके 9x² आया, तो वो 3x होगा। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x है, बी की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो प्लस में 1। यहाँ पे ए की वैल्यू 3x है और बी की वैल्यू क्या है 1 है। अब देखो यहाँ पे बेस दे रखा है, ये किसके फॉर्म में होता है 2ab के फॉर्म में। इसका मतलब यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, ए की वैल्यू कितनी है 3x और बी की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मेरा ए की वैल्यू 3x है और बी की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर तो ये 2ab वाला यूज़ हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज़ हो गया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरा बच्चा जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा। और वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है मेरा ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x, तो जब मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो 9x² आएगा, माइनस में बी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया 9x² माइनस 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप यहाँ पे लिखो अपना एक ये ट्राइंगल है, अपना एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये अपना क्या है हाइपोटीनियस है, जो कि इस बार आपको बतानी है। और बेस में आपको देता हूँ, ठीक है, बेस में आपको देता हूँ। बेस अपना दे रखा है 48x, 12x² प्लस में और 48 दे रखा है। तो ये अपना परपेंडिकुलर दे रखा है। अगर ये अपना थीटा है तो आपको हाइपोटीनियस पहचानना है, ठीक है, आपको हाइपोटीनियस पहचानना है। अब देखो हाइपोटीनियस का फॉर्म क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इस वाले फॉर्म को मुझे देख के पता चल गया कि ये 2ab के फॉर्म में है, और यहाँ पर ये किसके फॉर्म में है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। अब यहाँ पे 2ab देखो 2 तो ए ही रहेगा। अब ए की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैं ए की वैल्यू लूँ 12x और बी की वैल्यू लूँ 2, तो देखो 12x का स्क्वायर जब मैं करूँगा, अगर मैं ए की वैल्यू लेता हूँ 12x² 144x² होता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और दे रखा है ना। 2 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 4 आता है, लेकिन यहाँ पे तो 40। भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं बी की वैल्यू 2 लेता हूँ तो बी की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो 48 दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ और झोल है। अब यहाँ पे देखो रूट के साथ खेल रखा है। रूट के साथ कैसे खेल रखा है, जैसे यहाँ पे 2ab है, अगर मैं कोई भी यहाँ पे नंबर लूँ ना तो उसका स्क्वायर करके 12x² नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे रूट के साथ कैसे ले रखा है। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितने रखी है 2√3 और बी की वैल्यू ले रखी है 4√3। देखो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, जब मैं यहाँ पे 2ab की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 का तो 2 ही रहेगा, कांस्टेंट नंबर। ए की वैल्यू कितनी है 2√3 और बी की वैल्यू कितनी है 4√3, तो 4√3। देखो 4 टू 8 टू 16 इंटू में 16 3 जा 48। भाई √3 से √3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 हो जाएगा, 16 3 जा कितना होता है 48, है ना। और यहाँ पे कोई इसमें से एक x है, तो √3 एक x ले लो, क्योंकि वो x a के साथ है, क्योंकि यहाँ पे 12x² दे रखा है जो कि a की वैल्यू है, तो 12x²। तो यहाँ पे 2√3 के साथ x है, तो अपना 48x बन गया कि नहीं, बन गया कि नहीं यहाँ पे। तो मतलब a की वैल्यू कितनी है अपनी, a की वैल्यू है अपनी यहाँ पे 2√3x और b की वैल्यू कितनी है अपनी 4√3। अब जब मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी रख के देखूँ तो अपना वेरीफाई कर लूँगा। देखो 2√3 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जब 4 थी 12x², और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू 4 4 16 थी 48। देखो बिल्कुल आ रहा है, परपेंडिकुलर में भी यही चीज़ दे रखा है 12x² प्लस में 48। यहाँ पे एक्चुअली माइनस होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है। यहाँ पे हाइपोटीनियस होगा जो मेरा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो ए की वैल्यू कितनी है 2√3x, 2√3 का एक्स का जब मैं स्क्वायर करूँगा 2 2 जब 4 थी 12x² और प्लस में बेस का कितना है 4 4 16 या 48। एक्चुअली ये क्या है ना, ये है अपना हाइपोटीनियस। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और पहचान सकते हो, जैसे आपको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी आपको दिया रहे ना, तो आपको ये दोनों नंबर ही लिख देना है, बस बीच में प्लस लगा देना, वो अपना हाइपोटीनियस हुआ। क्योंकि यही तो किया गया, यहाँ पे देखो 12x² लिखा है, यहाँ पे 48 लिखा है, बस बीच में प्लस लगा दिया तो वही अपना हाइपोटीनियस होगा। मतलब इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 48x और यहाँ पे क्या दे रखा है 12x² माइनस में 48, तो अपना हाइपोटीनियस क्या होगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता देना चाहिए था
कि इसकी वैल्यू होगी 12x² प्लस में 48। मैंने क्यों फिर इतना बड़ा रामायण कथा सुनाया, इतना बड़ा आपको बताया सॉल्यूशन करके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बेसिक तरीका भी पता होना चाहिए। तो ये अपना क्या परपेंडिकुलर जो कि a² - b² के फॉर्म में दे रखा है, ये अपना 2ab के फॉर्म में दे रखा है जो कि अपना बेस है। बेस क्यों है, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, ये अपना क्या होगा, बेस होगा। और ये अपना हाइपोटेन्यूस दे रखा है क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। तो ये अपना a² + b², मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये a² - b² के फॉर्म में दे रखा है तो a² और b² अपनी जगह ही आएगा, बस यहाँ पे बीच में अपना माइनस की जगह प्लस लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये क्या है अपना 90 डिग्री है, और अगर मैं इसको ले लेता हूँ थीटा, और ये क्या अपना ए, मैं नेमिंग कर देता हूँ ABC, और ये क्या अपना हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, अब देखो ये अपना क्या है, ये अपना हाइपोटेन्यूस है, ये अपना परपेंडिकुलर है थीटा के लिए, और ये क्या अपना बेस है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको डिफाइन करेंगे, जैसे साइन थीटा हो गया, है ना, कोस थीटा हो गया, ठीक है, टेन थीटा हो गया, है ना, और इन्हीं का रेसिप्रोकल होता है एक्चुअली कोट थीटा हो गया, और अपना सेक थीटा हो गया, और अपना कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, आखिर ये होते क्या है एक्चुअली, ये जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और जो बेस है ना, इनके रेशो ये एक तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि जो अपना पाइथागोरस ट्रिपलेट है, जो पाइथागोरस थ्योरम है, वो एक्चुअली क्या करता है, वो अपना थ्योरम है जो कि इन तीनों के बीच में एक तरीके से रिलेशन बताता है। फिर हमने आगे पढ़ा ट्रिपलेट्स के बारे में, ये जो ट्रिपलेट्स एक तरीके से रेशो हैं, ऐसे 3 नंबर का रेशो है जो कि इस पाइथागोरस थ्योरम को अपना सेटिस्फाई करता है। फिर हमने पढ़ा जनरल फॉर्म के बारे में, और फिर हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस करे। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हमने कुछ ऐसे टर्म्स डिफाइन कर रखे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री में जिनको हम यूज़ करेंगे। एक्चुअली ये टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी दो साइड के बीच का रेशो। जैसे अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच का जब भी मैं रेशो लूंगा ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में रेशो लूंगा, तो वो हमेशा मेरा साइन थीटा के बराबर होगा। मैं उसको हमेशा साइन थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा। साइन थीटा से कैसे, जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इस तरीके से, जब मेरा परपेंडिकुलर न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर मेरा हाइपोटेन्यूस होगा तो वो रेशो मेरा साइन थीटा कहलाएगा। ऐसे ही कोस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन होता है, मतलब बेस ऊपर और मेरा नीचे हाइपोटेन्यूस, मतलब कोस थीटा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशो के बराबर होता है। और जब हम परपेंडिकुलर और बेस का आपस में, मतलब इन दोनों का रेशो लेंगे दो दो करके, अब जब मैं इन दोनों का ले लिया, मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, बेस और हाइपोटेन्यूस का ले लिया, अब इन दोनों का लेना बाकी है, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो होता है आपस में, वो मेरा टेन थीटा के बराबर होता है। उसको मैं टेन थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब ये जो होते हैं ना कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये एक्चुअली इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे 1 का रेसिप्रोकल 1/1 मतलब 1 ही होता है ना, जैसे आपको इन्वर्स पता होगा ना, जैसे 2 है, इसका इन्वर्स कितना होगा 1/2। उसी तरीके से साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/कोसेक थीटा के बराबर होगा। ठीक है, या फिर इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा को इधर लेके आऊँ, साइन थीटा को मैं इधर लेके आऊँ, तो कोसेक थीटा हमारे किसके बराबर होगा, मतलब कोसेक थीटा जो होता है 1/साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कोसेक थीटा 1/साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो कोसेक थीटा 1 में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा की जगह मैंने ये रख दिया। अभी हाइपोटेन्यूस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे अपना परपेंडिकुलर और ऊपर जाके क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर मेरा कोसेक थीटा हो गया। ऐसे ही कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है मेरा सेक थीटा, और कोस थीटा अपना क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेक थीटा क्या होगा अपना हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। और ऐसे ही मेरा जो कोट थीटा है वो अपना टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लो प्लीज़, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इतना बेसिक चीज़ है ना कि अभी तो और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट आएंगे, तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आप इसको तो अच्छे से ही कर लो। तो जो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, जो कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट थीटा उसी का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कुल मिला के मैं आपको एक तरीके से अच्छे से लिख देता हूँ कि जो अपना साइन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल अगर हम करें तो वो कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, कोसेक थीटा के बराबर होगा, कोसेक थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा अपना कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और कोसेक थीटा अपना कितना होगा फिर, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। ऐसे ही अपना जो
टेन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है अपना कोट थीटा होता है, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कोट थीटा अपना क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब वैसे ही जो अपना कोस थीटा होता है वो किसके बराबर किसके रेसिप्रोकल होता है, वो अपना सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब कोस थीटा किसके बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस सेक थीटा मेरा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में क्या है रेसिप्रोकल है, मतलब साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर होता है। अब ये जो कोसेक थीटा अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आई 1 आई है भाई, तभी तो जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तब उन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करें, जैसे 1/2 और 2 एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या है आंसर मेरा 1 आया। उसी तरीके से जो साइन थीटा कोस थीटा आपस में क्या रेसिप्रोकल है तो उनकी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा। ऐसे ही टेन थीटा है और जैसे यहाँ पे टेन थीटा है, जब मैं इसको उधर लेके जाऊँगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा की वैल्यू कितनी आई मेरी 1 आई है, मतलब टेन थीटा इंटू कोट थीटा। तो ऐसे ही में जब इन दोनों की रेसिप्रोकल जो भी होते हैं टेन थीटा और कोट थीटा जब मैं उनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो हमेशा मेरा 1 आएगा। और ऐसे ही कोस होता है, कोस का मतलब कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, जब मैं कोस की सेक से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसकी वैल्यू मेरा हमेशा 1 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखो ये तो रहा बात हमारा साइन कोस उनके रेसिप्रोकल के बारे में, उनका रेशो के बारे में, लेकिन कुछ अलग हटके भी कुछ अलग फॉर्मूला बना रखे हैं। अब उसमें कैसे फॉर्मूला बना रखे हैं, जैसे जो हमारा टेन थीटा होता है ना वो एक्चुअली होता क्या है अपना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है। और मेरा साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटीनियस, और अपना कोस थीटा किसके बराबर होता है अपना बेस अपॉन में हाइपोटीनियस। तो आप यहाँ पे देखो जब मैं टेन थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, अगर मैं ऊपर नीचे हाइपोटीनियस से डिवाइड करूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस मेरा क्या होता है साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटीनियस मेरे किसके बराबर होता है कोस थीटा। तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये आ गई कि जो टेन थीटा होता है वो मेरा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे से एक और बात आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो साइन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा, तो मैं साइन थीटा की जगह यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोसेक थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और जो मेरा कोस थीटा उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो इसकी वैल्यू अगर मैं 1 अपॉन सेक थीटा यहाँ पे लिखूँ तो जो सेक थीटा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई सेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा। तो कुल मिला के आप यहाँ पे अच्छे से ये देख लो कि अपना जो टेन थीटा है वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होगा, या फिर सेक थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा के बराबर होगा। ऐसे ही हमारा कॉट के साथ भी है। ऐसे ही देखो जो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है अपना कोट थीटा, मतलब अगर यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है तो उसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोट थीटा जो होता है अपना टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कोट थीटा अपना कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ पे से जब मैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल करूँगा तो वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि साइन नीचे है तो कोस ऊपर, कोसेक थीटा अपॉन में कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा। अब यहाँ पे कोस मेरा ऊपर है तो सेक थीटा नीचे आ जाएगा, तो कोसेक अपॉन सेक थीटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम यूज़ करने वाले हैं अपने जो भी सवाल अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जितने भी अभी मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ उन सभी को अच्छे से पढ़ लो कि जो कोट थीटा होता है वो साइन अपॉन कोस मतलब कोस अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, या फिर कोसेक अपॉन सेक के बराबर होगा। जो टेन थीटा होता है वो साइन अपॉन कोस के बराबर होता है, या फिर सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा के बराबर होगा, ठीक है। टेन थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और यहाँ पे साइन थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कोट थीटा मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सभी इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। अब यहाँ पे इनका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं आपको एक ट्राइंगल देता हूँ सपोज, ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसमें हमारा परपेंडिकुलर 9 दे रखा है और बेस अपना 40 दे रखा है, तो बताओ हाइपोटेन्यूज कितना होगा 9 40 41 में ट्रिपलेट बता चुका हूँ, तो अपना हाइपोटेन्यूज कितना होगा 41 होगा। अब इस ट्राइंगल को मद्देनज़र रखते हुए आप यहाँ पे बताओ कि अपना साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी रेशो हैं उनकी वैल्यू बताओ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप बताना, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, है ना। ऐसे ही मेरा कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, और अपना कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देखो मैंने आपको साइन थीटा और
कोस थीटा टेन थीटा क्या बताया था, साइन थीटा मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने वाली साइड अपनी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नो क्या अपना परपेंडिकुलर, ठीक है। तो नो अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है अपना 41, तो यहाँ पे नो अपॉन 41 अपना क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू होगी। कोस थीटा मैंने आपको क्या बताया था, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस कितना है अपना 40, ठीक है, और 40 और हाइपोटेन्यूज कितना है अपना 41, तो 40 अपॉन 41 अपना कोस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा मैंने क्या बताया था अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर तो अपना 9 दे रखा है, ठीक है, 9 अपॉन में बेस कितना है अपना, बेस है अपना 40, तो यहाँ पर अपना 40 हो जाएगा। कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा आप खुद करना। अब जैसे यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ अपना अल्फ़ा, ठीक है। अब आप यहाँ पे बताओ साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे टेन अल्फ़ा की वैल्यू होगी क्या होगी। अब देखो अल्फ़ा के ये वाला सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, उसके लिए बेस हो जाएगा। ये तो हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए, थीटा के लिए अल्फ़ा के लिए सेम रहेगा। तो बस अल्फ़ा के लिए ये बदल जाएगा परपेंडिकुलर बेस, और थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस रहेगा। तो आप यहाँ पे बताओ साइन अल्फ़ा की वैल्यू, साइन अल्फ़ा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन का रेशो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है, तो 40 और हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम है, जो कि क्या है 41। बेस क्या हो जाएगा अल्फ़ा के लिए, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बचा, भाई ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, तो ये बचा, ये अपना 9 बेस हो जाएगा। तो कोस अल्फ़ा के लिए आखिर इसका रेशो किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है अपना 9 और हाइपोटेन्यूज कितना है 41। अब टेन अल्फ़ा की वैल्यू बताओ। देखो टेन अल्फ़ा, अल्फ़ा के लिए ये अपना परपेंडिकुलर है और ये अपना बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है इसका पूरा रेशो, और वैल्यू क्या हो जाएगी 40 अपॉन 9 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब जिस तरीके से मैंने आपसे अभी ये पूछा कि कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी बताना कॉट अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, सेक अल्फ़ा की वैल्यू खुद से करके देखना है ना, और कोसेक अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बस वही परपेंडिकुलर और जो बेस है वो चेंज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए सेम रहेगा। बस आप इनका रेशो याद रखना कि कॉट अल्फ़ा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो अल्फ़ा के लिए बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, वो वहाँ पे उसकी वैल्यू उसी तरीके से उसी रिस्पेक्टिव वे में फ्रैक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। तो आपको ये सब समझ में आ गया, साइन कोस टेन थीटा थीटा फीटा अपना जो भी है। अब हम चलते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ याद रख लो, ये वाली जो क्लास है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ना। ये अब इस क्लास के बाद थोड़ा सा और फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब तीन मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हम यहाँ से मैं आपको पूरा ड्राइव करके दिखाऊंगा, ताकि आप पूरा इमेजिन करके देखो कि आखिर वो आया क्या है। अब मैंने क्यों पाइथागोरस ट्रिपलेट पे, पाइथागोरस थ्योरम पे इतना जोर दिया था कि पाइथागोरस थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पाइथागोरस थ्योरम अपना है क्या, पाइथागोरस थ्योरम अपना बोलता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, बोलता है, यही बोलता है। अब अगर मैं दोनों तरफ इधर भी मैं हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इधर भी मैं हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है क्या अपना साइन थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। देखो जब भी जो भी हम स्क्वायर लगाते हैं ना, देखो साइन थीटा का जब हम स्क्वायर करते हैं ना, उसका मतलब हम ऐसे लिखते हैं उसको साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दोनों बराबर ही हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है अपना कोस थीटा, कोस थीटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आप इसको अच्छे से अपने नोट्स में लिख लो, है ना। गलत हो गया है, इरेज भी नहीं होने वाला, हो तो गया, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 इज इक्वल टू मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी जब हमारा ये जो थीटा है और यहाँ पे ये जो थीटा है दोनों सेम होगा। अभी हम थीटा के बारे में पढ़ेंगे। थीटा एक्चुअली क्या होता है, एंगल होता है ना। जैसे यहाँ पर हमारा कोई भी एक ट्रायंगल है, आप ये जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अपना क्या होगा 90 डिग्री, ये मैंने थीटा ले लिया, सपोज मैंने थीटा की वैल्यू कितनी ले ली 45, तो 45 डिग्री एंगल है ये। तो यहाँ पे अगर मैं साइन स्क्वायर 45 रखूँगा, ठीक है, साइन स्क्वायर 45 प्लस में कॉस स्क्वायर 45। अगर आपको अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लो, मैं लिखवा भी दूंगा अभी आगे, है ना, और उसको दिखा भी दूंगा किस तरीके से बनी है पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो देखो साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, 1/√2। जब मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो 1/2 आ जाएगा। अभी हम करेंगे, देखो कॉस 45 क्या होता है, वो भी 1/√2 के बराबर होता है। जब मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो 1/2 के बराबर हो जाएगा, तो 1/2
प्लस में 1/2 हाफ हाफ मिलके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और वही मेरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी कि मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमेशा मेरा 1 के बराबर होगा। अब यहाँ से हमारे कुछ नए फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाऊँ LHS में, तो मेरा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इस वाले आइडेंटिटी को भी याद रखना, बहुत ही यूज़ होती है ये भी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है? अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, और ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपना किसके बराबर होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस बी के फॉर्म में होता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये क्या अपना ए है और ये बी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, और ए प्लस बी का मतलब 1 प्लस में कॉस थीटा। अब यहाँ पे जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब करूँगा, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो नीचे क्या है अपना 1 है। अब यहाँ पे एक बार साइन थीटा, भाई यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा इंटू में एक और साइन थीटा। अब यहाँ से एक 1 माइनस कोस थीटा यहाँ ले दो और एक साइन थीटा यहाँ पे ला दो, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। है कि नहीं बिल्कुल सेम जैसे, देखो बिल्कुल ये भी एक तरीके से फॉर्मूला है कि मैं साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ। आप इसको कैसे याद रखोगे, जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो अपना साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होगा। ऐसे ही अभी हमारा फॉर्मूला क्या था, अभी हमारा फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा 1 के बराबर होता है। अभी हम कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके गए थे, अब हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे, तो अपना कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मैंने अभी आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी। सबसे बेसिक आइडेंटिटी है ये अलजेब्रा की। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ इसका। ए प्लस बी मतलब क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा, और ए माइनस बी किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन थीटा। और ये है किसके इक्वल, ये है अपना कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब है अपना कोस थीटा इंटू में कोस थीटा। अब एक कोस थीटा को मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, है ना, और एक न्यूमरेटर में ही रखता हूँ, तो कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा इधर आ जाएगा, या फिर 1 प्लस कोस थीटा को ही ले लो, 1 प्लस मतलब साइन थीटा को, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बच गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में यहाँ पे एक जो कोस थीटा था वो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा। तो आई होप आपको ये भी समझ में होगा कि कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको आप अच्छे से लिख लो, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, मतलब इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे और जब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो यही आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इस चीज़ से इसको याद कर सकते हो। जब भी आपको एग्जाम में इस तरीके के फॉर्म दिखे तो आप वहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को मतलब इस तरीके से फॉर्म में बना के अपने सवाल को निपटा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली क्लास में हम आगे चलेंगे और भी कंसेप्ट जो नए नए उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जितना भी अभी तक मैंने लिखवाया है इन सभी को आप अच्छे से रिवाइज करना, अपने नोट्स में लिखना सभी को, और क्वेश्चन तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी अब कुछ और कंसेप्ट भी बाकी हैं, उनको समझाना है, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक बात और, अगर आपको इस क्लास की जो PDF चाहिए ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर दूंगा। आप वहाँ पे जाके इस क्लास की PDF एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप हमारे चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे हमारे जितने भी क्लास आने वाले उन सभी की PDF प्रोवाइड करते हैं। कोई भी एग्जाम का अगर नोटिफिकेशन आ रहा है तो हम वहाँ पे अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप क्लास 2 इसका देख लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।